हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024। दोस्तों, ये ओपन में और रेगुलर बच्चों के लिए इसी प्रकार का पेपर आना है। सेट बी करेंगे। जर्नल इंस्ट्रक्शन पहले की तरह ही है, ये आप स्वयं पढ़ सकते हो। और सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। इसमें 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे हमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, बनावली या मिताथल। ये तीनों ही हरियाणा में है। ठीक है। अगला देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर टूटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़ में, बनवाली में या कालीबंगा में या लोथर में। कहा मिले हैं ये? कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? जुपिटर, वेस्टा, अपोलो या मार्स। युद्ध का देवता किसे मानते थे? मार्स को। ठीक है। विच कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। सामवेद जो है वो संगीत का मूल है। ईसाई मत का प्रमुख कहलाता है मसीहा, पोप या संत। क्या बोलते हैं उसको? पोप। क्या बोलते हैं उसको? पोप। चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, 1149 में, 1194 में या 1196 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। एजेंडा 21 का उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, औद्योगिक विकास को बढ़ाना, मंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना या उपरोक्त सभी। इसका है भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना। ठीक है। अगला देखिए, इनमें से भारत की एक प्रमुख अखाद्य फसल है। अखाद्य फसल जिसको नहीं खाया जाता। ठीक है। कौन सी? ज्वार, रबड़, बाजरा, रागी। अब बिल्कुल सिंपल है, रबड़ को खाते थोड़ी है, अखाद्य बोला है तो रबड़ जो है अखाद्य फसल है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपकरण अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? तेल, टिस्को, डाबर या इनमें से कोई? तेल। तेल का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अगला देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है। कौन करता है? एक ही आय वर्ग के लोग, बहुसंख्यक समुदाय के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग या एक ही राजनीतिक दल के नेता। कौन करते हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग वहां सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण युद्ध गृह युद्ध हुआ है? के कारण गृह युद्ध हुआ। ये ग्रह नहीं है, गृह युद्ध है। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बेल्जियम। श्रीलंका में। श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ है वहां पर, तो किसके कारण हुआ? जो बहुसंख्यक के लोग हैं उनके कारण वहां पर गृह युद्ध हुआ। ठीक है। अगला देखिए, संविधान की 8वीं सूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22, 23, 21 या 30। 22 भाषाओं को मान्यता है। ठीक है। पिछले प्रश्न पत्र में भी इस प्रकार का प्रश्न हमने किया था वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? शिक्षा, विवाह, कृषि या विदेशी मामले। अब संघ सूची में कौन से होते हैं? विदेशी मामले। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने कहे थे ये? महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? ठीक है। क्षेत्रीय यानी कि प्रांतीय जो दल होते हैं, कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
डीएमके या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? डीएमके है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है और कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। अगला देखिए, एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। डैश क्षेत्रक भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या ये सभी? तृतीय क्षेत्र जो है वो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से एक विषम को पहचानिए। डाकिया, मुची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ देखना, ये सभी जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं। डाकिया भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैनिक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और पुलिस कांस्टेबल भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मुची जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, तो इसलिए ये विषम हो गया। ठीक हो गया। 1 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है? ऐच्छिक, संकेतक, वास्तविक या सहायक? कैसी होती है ये? वास्तविक मुद्रा। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है? संचार प्रौद्योगिकी, स्थानीय व्यापारी, शिक्षण संस्थाएं या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है संचार प्रौद्योगिकी। क्या है इसका? संचार प्रौद्योगिकी। अब हम इस 20 के 20 क्वेश्चनों को आपको दोबारा एक बार आपके सामने रखेंगे। आप इनको अपने आप करने का प्रयास कीजिए और देखिए आपको कितने समझ में आ गए हैं। ठीक है, आप इन प्रश्नों को देखिए और इन प्रश्नों को देखकर आप इनके आंसर जो हैं पॉज कर लीजिए बीच में और इनके आंसर जो है आप अपने आप लिखिए और फिर हमारे आंसर से उनको मैच करिए। देखो आपको इनमें से कितने क्वेश्चन जो है समझ में आ गए हैं और कितने आपको याद हो गए हैं। एक बार के लिए बहुत अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, चलिए अब सेट बी देख इसमें सेक्शन बी देखते हैं। और सेक्शन बी में 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? अब तो आपको ये पता ही होगा सबको, ये 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। के बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। ठीक है, अगला देखिए, आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? आर्थिक नियोजन का मतलब होता है आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण करना। क्या होता है इसका? आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण करना। विवेकपूर्ण करना। ठीक है, अगला है, सतत पोषीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहलाता है। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए किया गया विकास सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोग वर्षा जल का किस प्रकार उपयोग करते हैं? अब राजस्थान के लोग क्या, वहां पे तो वर्षा की काफी कमी होती है ना, तो क्या करते हैं, पानी को टैंकों में इकट्ठा कर लेते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेते हैं। तो छतें होती हैं, छतों पे से डाउन पाइप जो है उनको गड्ढों में डाल देते हैं, छत का पानी सारा गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वहां पहला जो जल संग्रहित जो होता है उसको इकट्ठा नहीं करते, जो वर्षा का पहला जल होता है, क्योंकि उसमें प्रदूषक होते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले प्रश्न पत्र में भी किया था। ठीक है ना, जैसे पहले कई दिनों के बाद पहली बार वर्षा आ रही हो तो उस जल को इकट्ठा नहीं करते, उसमें बहुत से प्रदूषक होते हैं वायुमंडल में जो फैले होते हैं। अगली वर्षा को इकट्ठा कर लेते हैं, अगले वर्षा के जल को। पानी को घरों के टैंकों में संग्रहित किया जाता है, छत ढलमा बनाई जाती है ताकि पानी जो है एक जगह इकट्ठा हो जाए सारा। ठीक है, और उसको डाउन पाइप से टैंकों में एकत्रित कर लिया जाता है। तो आप स्वयं लिखेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया, पिछले प्रश्न पत्र में भी हमने इस प्रश्न को किया था। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं
और जितनी सर्विसेज दी हैं, सेवाएं, उनसे प्राप्त आय में विदेशी आय भी शामिल होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, ठीक है। किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं से प्राप्त आय जिसमें विदेशी आय भी शामिल होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। और सरल लिख सकते हो तो क्या लिखोगे? किसी देश की सभी स्रोतों से प्राप्त आय जो है उसकी राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक हो गया। भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की क्यों आवश्यकता है? ताकि सत्ता पर समान भागीदारी हो सबकी। ठीक है, और कुछ समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर भी हो जाए, इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक। यहां लिख देते हैं, सत्ता में समान भागीदारी के लिए। और दूसरा कारण क्या है इसका? तो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय समस्याएं होती हैं, का समाधान कुछ समस्याओं का समाधान जो है स्थानीय स्तर पर हो जाता है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर हो, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अब सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में 27वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं को का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों में सीधे भागीदारी संभव हो जाती है। इसके बाद से गांव और शहर का स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? यहाँ पे लिखा है, जब केंद्र राज्य सरकारें शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसके पीछे बुनियादी सोच क्या है? कि बुनियादी सोच है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इसकी बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का जो समाधान है वो स्थानीय स्तर पे हो जाए। ठीक हो गया। लोकतंत्र को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और सबसे अच्छा तरीका क्या है? सत्ता की समान भागीदारी। ठीक है, और स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? 33%। ये आपको पता भी होगा, कितने प्रतिशत आरक्षित है? 33%। के 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहीं से आंसर छांट के लिखने हैं आपने। 28वां प्रश्न भी इसी प्रकार का है, पहले में से आपने आंसर छांटने हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनके बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के में पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत रेट 25 से 100 रुपए या अधिक हो सकते हैं। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। तो समूह बैंक से ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर सृजन कराना है। अब यहाँ देखिए, एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? अभी ऊपर बताया 15 से 20 लोग। 15 से 20 लोग। स्वयं सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख लाभ क्या है? कि कम ब्याज, जो ब्याज पर है उनको ऋण मिल जाता है। पर लिखा भी है, कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। स्वयं सहायता समूह का सबसे अधिक फायदा समाज के किस वर्ग को हुआ है? जो गरीब लोग हैं। ठीक है, इनको हुआ है, गरीब लोग हैं, और जो गांव के गरीब लोग हैं, खास तौर पे गरीब लोग गांव के हैं, और खास उसमें भी विशेष महिलाएं जो हैं, तो इसका सबसे अधिक लाभ हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन डी, और सेक्शन डी में 29वां क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? अब ये तो आपने पहले भी कोई पढ़ा है। तो यहाँ पर जो सभ्यता, सिंधु सभ्यता थी, इसमें सड़कें जो हैं
नगर को 5-6 खंडों में बांट देती थी। ठीक है, क्या करती थी, सड़कें जो है 5-6 टुकड़ों में बांट देती थी। सड़कें कैसी थी वहां की, चौड़ी थी। एक एक लाइन में लिख देना, वहां की सड़कें चौड़ी थी और सड़कें कच्ची थी। ठीक है, और कच्ची सड़कों की क्या खासियत होती है, जल अवशोषण करने की क्षमता उनकी सबसे अधिक होती है, जिससे जो है भूमिगत जल बढ़ जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी आप सोचें यहाँ कच्ची सड़कें थी उसको विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे थे। ठीक है, 4 बातें बताई मैंने आपको, क्या क्या बताई है, सड़कें वहां की चौड़ी होती थी, सड़कें कच्ची थी, सड़कों के किनारे कूड़ेदान थे, और सड़कें जो हैं पूरे नगर को 5 या 6 हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया, मतलब ये चौराहे टाइप में इस प्रकार की सड़कें वहां की हुआ करती थी। ठीक है, अब 30वां क्वेश्चन देखिए, वैदिक दर्शन का महत्व बताइए। अब वैदिक दर्शन में क्या था, कि व्यक्ति को बिना लालच से और बिना किसी मोह के को दूर रखते हुए कर्तव्य पालन करना सिखाता है। ठीक है ना, लिख देते हैं। देखिए, व्यक्ति को लोभ व मोह से दूर रखते हुए कर्तव्य पालन करना सिखाता है, और वैदिक दर्शन शाश्वत है। और तीसरा क्या है, वैदिक दर्शन जीवन जीने की कला सिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय बताओ। वहां एक तो सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं पहाड़ों में, दूसरा रक्षक मोखले बनाए जाते हैं, नदियों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाता है। क्या मृदा अपरदन के क्या क्या तरीके बताए, सीढ़ीनुमा खेत, वृक्षारोपण, रक्षक मोखला बनाना, नदियों के किनारे पेड़ लगाना। ठीक हो गया, अगला देखिए, भारत में जैविक विविधता को कम करने वाले कारकों का वर्णन करो। अब कम करने वाले बताने, जैविक विविधता क्यों कम हो रही है, वनों के काटने से। ठीक है ना, वनों के काटने से जैव विविधता समाप्त हो रही है, कम हो रही है। अवैध शिकार करने से। ठीक है, और वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि से। ठीक है, क्या बताया मैंने, तापमान में, वैदिक जो वैश्विक तापमान में उसमें वृद्धि से, अवैध शिकार से, और वनों के काटने से जो है वो जैव विविधता जो है वो समाप्त हो रही है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के गुण बताओ। अब लोकतंत्र के क्या गुण होते हैं, नागरिकों में समानता बढ़ती है इससे, सही फैसले लिए जाते हैं, और व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी। देखिए, नागरिकों में समानता बढ़ती है, सही निर्णय लिए जाते हैं, और व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है। अब सेक्शन ई देखिए, 34वां प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं। दोस्तों, दोनों धर्मों के लोगों का ये कहना है कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं होती हैं। मानता है जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, दोनों क्या बोलते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो दुख का कारण है। दोनों ही धर्म के लोग बोलते हैं कर्म, सिद्धांत और पुनर्जन्म इसमें विश्वास रखते हैं। दोनों धर्मों के लोग अहिंसा पर बल देते हैं। दोनों धर्मों का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, और दोनों धर्म के लोग नैतिक चरित्र पर भी बल देते हैं। इसी के अथवा में दूसरा प्रश्न है, मिस्र की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करो। अब वहां पे प्रशासन व्यवस्था क्या थी, वहां पे मेन बंदा कौन होता है, फराह। एक तो फराहों को, इनको ही मुख्य न्यायाधीश माना जाता था, फराहों को ही न्यायाधीश माना जाता है, नंबर एक। नंबर दो, इनके पास असीमित अधिकार थे। ठीक है, इन्हीं के पास जो है असीमित अधिकार थे, और वजीर जो है इनकी मदद करता था, वजीर इनकी मदद करता था, और सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर निर्भर करती थी। सलाहकारी परिषद को सारू कहते थे, ये लिख देते हैं एक बार। देखिए, फराहों को असीमित अधिकार थे, नंबर दो वजीर फराहों की मदद करता था, नंबर तीन सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर निर्भर थी, नंबर चार सलाहकारी परिषद को सारू कहते थे, नंबर पांच सलाह जो फराहो ही मुख्य न्यायाधीश होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ या और हानियां बतानी है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, से जल से विद्युत का उत्पादन करते हैं। पानी का उपयोग जो है सिंचाई के लिए पानी के उपलब्ध हो जाता है उनसे। में मछलियां पालन हो जाता है, ये तो इनके फायदे हो गए। हानियां क्या हो सकती हैं? जब डैम बनाते हैं क्या होता है, जो नदियों का प्राकृतिक बहाव है वो बंद हो जाता है। राज्यों के बीच में जो झगड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, राज्यों के बीच में आपस में इससे तनाव उत्पन्न होता है, और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है, बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लिख देते हैं एक बार इसके। देखिए, जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है, मछली पालन का काम किया जा सकता है। और नुकसान क्या है? नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है अवरुद्ध हो जाता है, राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न हो जाता है, और पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है, इसी के अथवा में दूसरा प्रश्न है, जलोढ़ मृदा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। अब जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? भारत के उत्तर में। कहाँ पाई जाती है ये? भारत के उत्तर में। वैसे विस्तृत उत्तर आप अपनी गाइड में से भी देख सकते हैं। भारत के उत्तर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये दो प्रकार की होती है, खाद, ठीक है, खादर और, ठीक है, नंबर 3, और जो नई जलोढ़ होती है उसे खादर बोलते हैं। नई जलोढ़ होती है उसे खादर है। और सभी प्रकार के फसल के लिए जलोढ़ मृदा अच्छी होती है। ठीक है, सभी प्रकार के फसलों के लिए जलोढ़ मृदा, इसको आप अपने हिसाब से अब लिख सकते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको ये बताया, इसको आपने इलेबोरेट करके लिखना हो। अगला प्रश्न देखिए, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। देखिए, इसमें पॉइंट बता देता हूं, फिर आपने इसको विस्तार पूर्वक अपने आप लिखना है। सरकारें दो या दो से अधिक स्तर पर होती हैं। अलग अलग सरकारें एक ही शासन समूह पर कार्य करती हैं। इनका लिखित संविधान होता है। शक्ति का विकास उच्च व निम्न स्तर पर होता है, और संविधान जो है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है ना, इसको आप अपने आप इलेबोरेट करके आगे लिख सकते हैं। इसी के अथवा में हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि जाति के अंदर राजनीति का वर्णन करना है। ये आप स्वयं करोगे वैसे, पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जाति स्वयं को बड़ा बताना चाहती है। जाति सत्ता प्राप्त करना चाहती है। सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ करते हैं। जिस जाति की अधिक संख्या होती है, उम्मीदवार भी उसी का जीतता है। तो अंडरस्टूड है, जिस जिस इलाके में जिस जाति की ज्यादा संख्या होती है, उन्हीं के उम्मीदवार जो है वो वहां पर जीत कर जो है वो एमएलए या एमपी बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता शोषण के तरीके बताइए। अब यहाँ पे आपको कैसे, सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ कैसे है ये, क्या क्वेश्चन है कि ग्राहक को कैसे लूटते हैं? फालतू रेट लगा के। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ले से अधिक दाम लेकर, नंबर एक। दूसरा, भ्रामक प्रचार करके, जैसे टीवी पर आते हैं झूठे प्रचार कर देते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा मिलेगा, या ज्यादा वजन है, ये झूठा प्रचार होता है। ठीक है, और कम तोल के, कम तोल कर, ऐसे ही मिले, ये शोषण होता है। उपभोक्ता मैंने ग्राहक। और चीजों में मिलावट करके भी ग्राहक को लूटते हैं। और क्या करते हैं? जमाखोरी करके, काला बाजारी करके। जमाखोरी मैंने क्या होता है, मार्केट में जैसे मान लीजिए पता लगा कि हड़ताल होने वाली है ट्रक की, तो जितना अपने पास प्याज वो स्टॉक में रख लेते हैं, दिखाते ही नहीं, बाहर निकालते ही नहीं, जमाखोरी कर ली, वहां बाजार में कमी हो जाएगी। और ब्लैक में बेचने लग गए, रेट 10 रुपए किलो है, बेचेंगे 15 रुपए किलो। ये उपभोक्ता शोषण के कुछ एक तरीके हैं। ठीक है, इसी के अथवा में क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। जो संगठित क्षेत्र होता है वहां नियमित वेतन मिलती है। ठीक है ना, संगठित क्षेत्र में नियमित वेतन मिलती है, और असंगठित क्षेत्र में जो है वो दैनिक मजदूरी मिलती है, डेली वेजेस पे। संगठित क्षेत्र होता है, मान लो जैसे संडे की भी तनख्वाह मिलेगी, यानी कि महीने की बंधी तनख्वाह होती है। और जो असंगठित क्षेत्र होता है, उसमें जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के पैसे मिलते हैं।
जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें टाइम लिमिट होती है, यानी कि काम करने के घंटे जो है वो निश्चित होते हैं, और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र है उनमें रोजगार सुरक्षित होता है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता, कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में सेवानिवृत्ति होने के बाद पेंशन मिलती है, जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें से सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद पैसे जो पेंशन है वो नहीं मिलती। जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें मेडिकल मिलता है, मतलब चिकित्सा की जो सुविधा है वो मिलती है, अगर बीमार हो जाए उसके पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, असंगठित क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती, अगर यहाँ बीमार हो जाए तो उसका खर्चा पानी जो है व्यक्ति करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ये अंतिम प्रश्न है, ये आपके पास मैप का क्वेश्चन है। विश्व के मानचित्र पर यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता अंकित करनी है। क्या ये क्वेश्चन आप स्वयं करोगे? ये हमारे यहाँ पर 38 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और आशा करता हूँ आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा और इससे आप पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।